नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गुप्त काल के आर्थिक संदर्भ को देखने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य के आर्थिक जीवन को जब हम देखें तो हम लोगों को यहाँ डिस्कशन करना होगा मुद्रा प्रणाली के बारे में, उस समय की कृषि अवस्थाओं के बारे में, उस समय के व्यापार के बारे में, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, किस तरह का व्यापार था, व्यापार की स्थिति कैसी थी, पहले से बेहतर हुआ या कम हुआ, किस तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। ये सारी बातचीत यहाँ इस क्लास में हम समाहित कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत मुद्रा प्रणाली के बारे में। और मुद्रा प्रणाली के बारे में जब बात करें तो जब हमने शासकों के बारे में पढ़ा तो अनेक प्रकार की मुद्राओं का जिक्र, उनके ऊपर किस तरह का चित्रांकन है, क्या लिखा हुआ है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि यहाँ मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था, जैसे दीनार, जैसे रूपक या रुयक, इसी तरह से माशक और दरब। तो सबसे पहले तो इन नामों की स्थिति को देखते हैं। आपको बताएं, जो स्वर्ण सिक्के होते थे, सोने के सिक्के होते थे, उन्हें दीनार कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें रूपक या रुयक कहा जाता था। बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, क्योंकि दीनार शब्द जो है वो हमको ऐसा लगता है कुछ अरेबियन नाम है, और इस्लाम से पहले इस तरह का नाम मिलना थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। तो ध्यान रखना है, गुप्त काल के सिक्के दीनार, सोने के सिक्के दीनार, चांदी के सिक्के रूपक या रुयक कहलाते थे, और तांबे के सिक्के हम लोग मौर्य काल में भी पढ़ चुके हैं, माशक कहलाते थे। वहाँ काकणी शब्द का भी इस्तेमाल हमने किया था। और दरब, ये मिक्स है, ये मिक्स है किसके, चांदी और तांबे के मिक्स, इन दोनों के मिक्स जो सिक्के होते थे वो दरब कहलाते थे। ठीक है, अब इसमें और बातचीत करें तो सोने और चांदी के जो सिक्के हैं उनका जो मूल्य अनुपात था, ये मूल्य अनुपात था 1:16। इसका मतलब हम ये समझें कि सोने का उसी भार का जो सिक्का है वो 1 सिक्का, और चांदी के 16 सिक्के, उनका मूल्य बराबर होता था। 1:16 यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम बातचीत करें कि इन सिक्कों का जो भार था, देखिए इस भार की बात करें तो 122 ग्रेन के आसपास के सिक्के हमको कुमारगुप्त तक प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट के समय तक अगर हम एक एवरेज निकाल के देखें तो लगभग 122 ग्रेन के आसपास के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे एवरेज में। परंतु बाद में जब हम स्कंदगुप्त के समय को देखते हैं तो यहाँ पर सिक्के 144 ग्रेन तक आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि यहाँ पर मिलावट बढ़ गई, हमने आपको बताया था स्कंदगुप्त के बारे में डिस्कशन करते हुए कि स्कंदगुप्त के समय में सिक्कों में, स्वर्ण सिक्कों में बहुत ज़्यादा मिलावट देखने को मिल जाती है। और बाद में पुरुगुप्त के समय में ये 145 ग्रेन तक भी आपको मिल जाएंगे, और नरसिंह गुप्त जो उत्तरवर्ती या बाद के गुप्त काल के शासक थे, उनके समय में 146 ग्रेन तक के सिक्के आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इन सिक्कों की प्राप्ति के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम 1873 में कालीघाट कलकत्ता से हमें सर्वप्रथम गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कालीघाट कलकत्ता बंगाल से हमें 1873 में सबसे पहले गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी निधि की बात करें कि गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, तो बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए। बयाना भरतपुर कहाँ पर है, ये राजस्थान। यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। और हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सिक्के जो हैं वो कुमारगुप्त के हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार के सिक्के चलाएं। यही एक बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न अगर आता है कि सबसे ज़्यादा प्रकार के सिक्के या सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, तो गुप्त शासकों ने चलाए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के
ये गुप्त काल के शासकों ने चलाए हैं। अब इन गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका प्रभाव था, तो ये भी यहाँ डिस्कशन लायक है कि इन पर कुषाण शासकों का प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है। कुषाण शासकों या कुषाण सिक्कों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, कई बार डिस्कशन में आता है। एक तो इन सिक्कों में जो स्वर्ण का प्रयोग है, क्योंकि आपने सुना होगा कुषाण काल में विम कड़फिसेस आदि ने एक लंबी श्रृंखला चलाई थी सोने के सिक्कों की, तो स्वर्ण का उपयोग आपको बताएं कुषाणों के प्रभाव की वजह से। इसके अलावा शासकों का चित्रांकन, ये भी हमें कुषाण शासकों के सिक्कों में देखने को मिलता है और गुप्त काल में भी देखने को मिलता है। और उसके अलावा हम बात करें कि इन शासकों की जो उपलब्धियां हैं और इनके जो देवीय लगाव है, देवीय लगाव का मतलब जिस तरह से देवी का चित्रांकन है, देवता का चित्रांकन है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी कुषाण कालीन सिक्कों का प्रभाव है। और इतना कुछ डिटेल सिक्कों पर मिलने की वजह से कुषाण काल के इन सिक्कों गुप्त काल के इन सिक्कों को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, प्रचार मुद्रा, गुप्त काल के सिक्कों को या मुद्रा प्रणाली को क्या कहा जाता है, प्रचार मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतना डिटेल मिलता है कि उसके बारे में, उस युग के बारे में हमें ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी उपलब्धियों का कहीं प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं व्याघ्र हनन प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, मकर वाहिनी, गंगा का चित्रांकन, ये अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट करते हुए सिक्के हैं जो ये बताते हैं कि इस शासक ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और किस तरह की उपलब्धियाँ अर्जित की। तो इसलिए प्रचार मुद्रा कहा जाता है गुप्त काल के इन सिक्कों को। ठीक है, तो ये गुप्त काल के सिक्कों की बातचीत हो गई। लास्ट में हम बात करें तो फाहियान की उस लाइन से मैं संपादित करूंगा इन सिक्कों की बातचीत, जहां फाहियान ये कहते हैं कि गुप्त काल का जो स्थानीय व्यापार था वो कोड़ियों के माध्यम से होता था। ठीक है, स्थानीय व्यापार कोड़ियों के माध्यम से होता था, फाहियान ने कहा है। और आपको बता दें, आर्थिक पतन की अवस्थाएं गुप्त काल में देखने को मिलती हैं। शुरू में काफ़ी उत्थान है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, पर जब बाद के शासकों के सिक्कों का स्तर और आर्थिक जीवन के संदर्भ में जो साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं, वहाँ से देखें तो गुप्त काल के अंतिम दौर में भारतीय इतिहास में आर्थिक पतन की अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, ये सारी बातचीत हो गई और अब बात करते हैं इसके बाद गुप्त काल की कृषि व्यवस्था के बारे में। पहले कृषि की बात कर लेते हैं, फिर व्यापार की बात कर लेते हैं और फिर टैक्सेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। एग्रीकल्चर की बात करें तो कोई भी इकोनॉमी होती है तो उसमें अगर एक ग्रामीण इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उस आर्थिक स्थिति में कृषि की बड़ी भूमिका रहती है। और जहाँ कृषि होती है वहाँ निश्चित रूप से पशुपालन भी होता है। कृषि के बारे में हमारी जो जानकारियां हैं उसका एक बड़ा बेस है अमरकोश। अमरकोश में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अमरकोश आपको पता है अमर सिंह की रचना है और हमने आपको बता दिया था कि ये नवरत्नों में भी शामिल है। इन अमरकोश में, अमरकोश जो रचना है उसके अंदर भूमि के प्रकार, भूमि के 12 प्रकारों का उल्लेख है। इसके अलावा यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ हल निर्माण के बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब भूमि के कई प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों में से जैसे देवमातृक है। देवमातृक ऐसी भूमि जहाँ पर सिंचाई जो है वो करने की जरूरत नहीं है, वर्षा पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर निर्भर सिंचाई। अदेव मात्रक, अदेव मात्रक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वर्षा से नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंचाई के माध्यम से भूमि उत्पादन, भूमि से उत्पादन प्राप्त करने का संदर्भ यहाँ प्राप्त होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अमरकोश से बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है, हल निर्माण के बारे में, सिंचाई व्यवस्था के बारे में। और हमने आपको बताया सिंचाई व्यवस्था जो है ये, इसमें नहरों के माध्यम से सिंचाई का जिक्र अमरकोश में किया गया है। हल निर्माण के बारे में वहाँ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमें यहाँ से देखने को मिल जाती है।
अब बात करते हैं कि ये कृषि में किस चीज़ का उत्पादन करते हैं। तो यदि हम इत्सिंग के उल्लेख को पढ़ें, इत्सिंग के वर्णन को पढ़ें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये चावल और जौ की कृषि के बारे में मुख्य रूप से बात करते हैं। इत्सिंग कहते हैं कि गुप्त काल में जो कृषि है, जो खेती की गई है, खाद्यान्न के तौर पर बात करें तो चावल और जौ की खेती मुख्य रूप से की गई। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हमें कई जगह पर इससे ज़्यादा भी डिटेल मिलती है। जैसे वाघभट्ट की एक रचना है अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह, इसमें चावल की 44 प्रकार की किस्मों का जिक्र है। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेट पे तो स्पेशली इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 44 प्रकार की चावल की किस्मों का जिक्र हमें गुप्त काल की किस रचना से प्राप्त होता है, तो अष्टांग संग्रह से प्राप्त होता है। हालांकि ये चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ है, परंतु फिर भी जो बहुत डिटेल है, तो वहाँ पर चावल की 44 प्रकार की किस्मों का भी हमें उल्लेख प्राप्त हो जाता है। अब भूमि के प्रकारों की बात जैसे हम कर रहे थे, देवमात्रक, अदेवमात्रक, ये सिंचाई के आधार पर डिवीज़न है। और सिंचाई के आधार पर डिवीज़न के साथ यहाँ पर हम बात करें तो हमें सुदर्शन झील का जिक्र करना होगा। सुदर्शन झील हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, अशोक के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा, फिर स्कंदगुप्त के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। तो इसका मतलब राजकीय प्रशासन के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था को सपोर्ट यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा भूमि दान की प्रक्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। और भूमि दान की जो प्रक्रिया है वो सातवाहन शासकों से स्टार्ट हुई थी। अग्रहारिक गुप्त काल में भूमि दान से संबंधित या दान से संबंधित अधिकारी था, ये भी हमने जिक्र कर लिया। तो इस भूमि दान के भी कई प्रकार थे, जैसे ब्रह्मदेय। अब ब्रह्मदेय इस प्रकार का भूमि दान था जो केवल ब्राह्मणों को भरण पोषण के लिए दिया जाता था। ऐसी भूमि जो केवल भरण पोषण के लिए ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे क्या बोलते थे? ब्रह्मदेय बोलते थे। और एक और शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अक्षयनीवी। अक्षयनीवी ऐसा भूमि अनुदान था, ये प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा भूमि अनुदान जिसमें जो अनुदान प्राप्त करता है वो ना तो इस भूमि को भेंट कर सकता है और ना ही इसे बेच सकता है, सेल आउट कर सकता है। इसका मतलब ऐसा भूमि अनुदान जहां भूमि को जो उसका मालिक है अनुदान प्राप्त करता है वो बेच भी नहीं सकता और किसी को भेंट भी नहीं कर सकता, उसे क्या कहा जाता था? अक्षयनीवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब भूमि के इतने सारे हमने बात की कि किस तरह के प्रकार थे, किस तरह की सिंचाई व्यवस्था, कौन सी फसलें थी, किस तरह का अनुदान था। इसके अलावा भूमि के माप के संबंध में भी बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं और वो देख लें। भूमि माप की हमें इस तरह की जानकारी मिलती है जहाँ पर आड़वाप, ये भूमि के माप हैं, आड़वाप, द्रोणवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप। ठीक है। इसके अलावा पाटक, तो ये आपको बता दें, पाटक जो है ये सारा छोटे से बड़ा है, भूमि माप की इकाइयां हैं छोटे से बड़ी। ये आपको अल्फ़ाबेट से आपको इसको सेट कर लेना है, ADKP, बिल्कुल क्रम से है ना। तो ए पहले आता है छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी इकाई जो भूमि माप की थी वो क्या थी? वो पाटक थी। ठीक है। आड़वाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप और पाटक, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा 2-3 इकाइयाँ और मिलती हैं हमें, नल, अंगुल और निवर्तन, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है नल, अंगुल, निवर्तन क्या है? तो क्या है? भूमि माप की इकाइयां हैं। तो ये सारा भी हमें देखने को मिल जाता है। तो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से उस काल में, गुप्त काल में भूमि से संबंधित व्यवस्थाएं थी, कृषि की व्यवस्थाएं थी। और इन कृषि से संबंधित जो मुख्य व्यक्तित्व थे वो किसान थे, नो डाउट। इन किसानों का भी 2 प्रकार आपको देखने को मिलता है। जो किसान होते थे उनके 2 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। एक तो नाम मिलता है कुटुम्बिन और एक मिलता है कीनाश। ठीक है। तो जो जिनकी स्वयं की भूमि होती थी
जो मालिक होते थे वो तो क्या, कुटुम्बिन। और जो बटाई कार्य करते थे, बटाई का मतलब क्या होता है, किसी और की भूमि पर कृषि करना और उसके बदले में अनाज प्राप्त करना। मतलब मेहनत करने का काम जो है वो कौन करेगा, किसान करेगा, तो उसके बदले में उसे कुछ अनाज प्राप्त हो जाएगा। तो कुटुम्बिन और कीनाश ये दो नाम मिलते हैं। जो स्वयं मालिक होता था भूमि का वो तो क्या कहलाता था, कुटुम्बिन, स्वतंत्र किसान कह सकते हैं आप इसे। और जो कीनाश होता था वो बटाई पर इस तरह का काम करता था। तो ये सारे के सारे डिस्कशन हमको हाँ प्राप्त होते हैं गुप्त काल में कृषि से संबंधित जानकारियों में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आर्थिक स्थिति में व्यापार के बारे में। देखिए अब गुप्त काल का व्यापार, जब व्यापार की बातचीत की जाएगी तो स्थानीय व्यापार होता था, भारत से बाहर भी व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य था उसके साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। और ये व्यापार मुख्यतः नावों के माध्यम से होता था। और नावों से जो व्यापार होता था तो यहाँ पर हमें ये बात करनी होगी कि कौन कौन से मुख्य बंदरगाह उस समय थे, कौन कौन से बंदरगाह थे। तो अगर हम भारत के मैप को एक बार फिर देखने की कोशिश करें तो ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर एक मुख्य बंदरगाह था, इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है, ताम्रलिप्ति। कहाँ पर था, बंगाल में। सबसे मुख्य अगर आपसे कहा जाए गुप्त काल का सबसे मुख्य बंदरगाह कौन सा था व्यापार की दृष्टि से, तो ताम्रलिप्ति। और यहीं पर एक और था सप्तग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर गुजरात में जो भड़ोस था इसका महत्व पहले की तुलना में कुछ कम हो गया था। अगर मैं ये कहूँ इसका महत्व पहले से क्या हो गया, कम। हालांकि ये अस्तित्व में है परंतु इसका महत्व पहले की तुलना में क्या हो गया था, कम हो गया था। और यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में एक स्थान है प्रतिष्ठान या पैठन। ये गुप्त काल की एक प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। व्यापारिक मंडी कौन सी, प्रतिष्ठान या पैठन, महाराष्ट्र में। तो ये भी एक प्रसिद्ध व्यापारिक क्षेत्र था। अब प्रश्न उठता है कि व्यापार किस किस चीज़ का किया जाता था। तो दो संदर्भ हम देखते हैं, एक तो होता है आयात और एक होता है निर्यात। अब देखिए निर्यात और आयात की वस्तुएं कौन सी। तो आयात की बात करें तो आयात में एक तो रेशम, हम रेशम मंगाते थे, ध्यान रखें रेशम बनाते भी थे फिर भी हमें रेशम मंगाने की आवश्यकता पड़ती थी। चांदी, सोना ये भी मंगाना पड़ता था। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण घोड़ों का आयात करना पड़ता था, ये मंगाने पड़ते थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं घोड़ों के बारे में कि भारत में घोड़े नहीं थे, ये हमें पश्चिम से ही मंगाने पड़ते थे। बात निर्यात की करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग भेजते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा वही है, कौन सा, सूती वस्त्र। इसके अलावा मसाले, और मसाले में भी मैं बात करूं तो काली मिर्च मुख्य रूप से और इलायची। ठीक है, काली मिर्च को अगर हम कालिदास की भाषा में बात करें तो उस दौर में यवन प्रिया कहा गया। यवन प्रिया का मतलब क्या था, जो यवनों को, यूनानियों को प्रिय है वो क्या थी, वो काली मिर्च। ठीक है, तो काली मिर्च का निर्यात हम मुख्य रूप से करते थे। उसके अलावा इलायची, मसाले और सूती वस्त्र, इन सब का निर्यात हमें देखने को मिल जाता है। अब महत्वपूर्ण बात ये कि हम जो सूती वस्त्र यहाँ से भेज रहे हैं और रेशम हम मंगा रहे हैं, तो ये कई प्रकार के कपड़ों के नाम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसका उल्लेख भी कालिदास के द्वारा हमें मिलता है। कालिदास की रचनाओं से हमें चीनांशुक शब्द मिलता है। ये चीनांशुक एग्जैक्टली क्या है, चीन से मंगाया जाने वाला रेशम। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। चीन से मंगाया जाने वाला जो रेशम होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, चीनांशुक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी कोशे, शोम, इस तरह के कुछ और वस्त्रों के प्रकार भी हमें देखने को मिलते हैं। चीनांशुक, कोशे, शोम, अंशुक,
तो ये वस्त्रों के प्रकार हैं, कभी एक आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इन वस्त्रों के प्रकार का उल्लेख हमें गुप्त काल में मुख्य रूप से देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ और कुछ ऐसे शब्दों की जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं, आप लोगों ने कहीं सुने भी हैं, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। श्रेणी, पूग, इसके अलावा निगम और सार्थवाह, ये वो कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिनके बारे में एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी के बारे में। एक ही प्रकार के व्यापार से संबंधित जो व्यवसायियों का समूह था उसे श्रेणी कहा जाता था। एक ही प्रकार के व्यापार से संबंधित का मतलब क्या है, जैसे बुनकरों की बुनकर अपना एक समूह बना लेते थे अपने हितों के लिए, उसमें चुनाव कराना, उसमें बैंकिंग व्यवस्था को जारी करना, अपने हितों के लिए किस तरह के नियम बनवाने, तो वो सबके लिए एक जो संगठन होता था, एक समूह होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? श्रेणी। और इसके मुखिया को श्रेष्ठी या ज्येष्ठक कहा जाता था। एक ही प्रकार के व्यापार से संबंधित व्यवसायियों का समूह क्या कहलाता था? श्रेणी। और इससे थोड़ा सा अलग पूग, जिसमें सभी प्रकार के जो व्यवसाय से संबंधित हैं, सभी प्रकार के व्यवसाय से संबंधित व्यापारियों का या सभी प्रकार के व्यापार से संबंधित व्यवसायियों का जो समूह था वो क्या कहलाता था? पूग कहलाता था। हालांकि कुछ किताबों में, आज मैं आपको बता दूं, कहीं आप डिस्कशन में फिर जाएंगे तो इसमें भी कंट्रोवर्सी मिलती है। कुछ श्रेणी और पूग को अलग करते हैं, श्रेणी को सभी व्यवसायों का समूह मानते हैं और पूग को एक व्यवसाय का समूह मानते हैं। परंतु जिस तरह का उल्लेख मिलता है तंतुवाय श्रेणी के बारे में, तैलीय श्रेणी के बारे में, तो वहाँ से ये लगता है कि श्रेणी का मतलब एक ही प्रकार के व्यापार से संबंधित व्यवसायियों का समूह और पूग सभी प्रकार के व्यापार से संबंधित व्यवसायियों का समूह होता था। इसके अलावा निगम मिलता है। निगम का मतलब व्यापारियों, एक नगर के व्यापारियों का समूह। एक नगर के व्यापारियों का जो समूह होता था, जो अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करता था, उसे निगम कहा जाता था। और सार्थवाह, सार्थवाह क्या होता था? एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए बहुत सारे व्यापारी एक ग्रुप बना के जाते थे और उस ग्रुप में जाने का मूल कारण क्या था? क्योंकि लूटमार की घटनाएं होती थी। आपको बता दें, फाहियान ने भले ही कहा हो कि लोग घरों के बाहर ताले नहीं लगाते थे, ये बात औचित्यपूर्ण दिखाई देती नहीं है। तो सारे के सारे ग्रुप्स बनाकर व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे और जब वो साथ जाते थे तो उसे सार्थ कहा जाता था। जो ग्रुप जाता था उसे क्या बोलते थे? सार्थ। और इस सार्थ का जो हेड होता था, सार्थ का जो प्रमुख होता था, अर्थात इन व्यापारियों का जो मुखिया होता था, उसे सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह माने ले जाना, वाहन होता ना, वाह माने ले जाना, तो सार्थवाह सार्थ का प्रमुख। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए जाने वाले व्यापारियों का जो समूह होता था उसे समूह को सार्थ कहते थे और उसके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। तो इस तरह के भी हमको शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये टेक्निकली वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने व्यापार के बारे में बातचीत की और व्यापार के साथ ही हम यहाँ पर कायस्थ जाति का भी उल्लेख कर लेते हैं। कायस्थ जाति का प्रथम उल्लेख जो आय व्यय के लेखे जोखे से संबंधित थी, उसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक। और एक जाति के रूप में, ये भी एक प्रश्न है कि एक जाति के रूप में कायस्थ जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। कायस्थ जाति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। आय व्यय के लेखे जोखे से संबंधित जाति थी और एक जाति के रूप में इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? कि कायस्थ एक जाति है। पहले क्या है, एक एम्प्लॉय के तौर पर इनका नाम मिलता है। जो आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करते थे उन्हें कायस्थ कहा जाता था। बाद में एक जाति के रूप में ये डिटेल्ड हो गए, तो वो ओशनम स्मृति से हमें प्राप्त होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये व्यापार के बारे में, आयात निर्यात के बारे में कुछ जानकारियाँ।
मैंने आपको बता दिया, पहले जो स्थिति थी आर्थिक स्थिति वो बेटर थी, बढ़िया थी। बाद में क्या हुआ, रोमन व्यापार में गिरावट देखने को मिलती है और इसी वजह से गुप्तकाल कहीं ना कहीं पतन की अवस्थाओं की ओर चला गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट में टैक्सेस के बारे में। इसी आर्थिक स्थिति का लास्ट संदर्भ हम देख लेते हैं। कौन कौन से कर थे, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कर व्यवस्था जो थी उसमें दोनों तरह से कर लिया जाता था, अनाज के रूप में भी और नकद के रूप में भी। तो सबसे पहले तो मैं वहीं से शुरू करूँगा, में हिरण्य। ठीक है, मैं यहाँ टर्म्स लिख रहा हूँ, सारे शब्द लिख रहा हूँ, भाग, भोग, उदक, ठीक, ये सारे के सारे शब्द हमको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा उद्रंग, ये मिक्स हो जाते हैं, ऊपरी कर, तो ये सारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अनाज के रूप में जो टैक्स लिया जाएगा, अनाज के रूप में जो कर संग्रहित किया जाएगा उसे मेय कहा जाता था, मेय। ठीक, और नकद के रूप में लिया जाता था, कैश के रूप में, तो उसे कहा जाता था हिरण्य। वैसे आपको बता दें हिरण्य का मतलब ही सोना होता है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, हिरण्य के रूप में लिया जाएगा, नकद के रूप में लिया जाएगा तो हिरण्य कहलाएगा। ठीक है, भाग क्या होता था, अगर भू राजस्व प्राप्त किया जाता है तो इस भू राजस्व को किस नाम से जानते थे, भाग के रूप में, मतलब राजा का भाग, जो भी उत्पादन हुआ उसमें से राजा का भाग समझ सकते हैं हम, तो ये भू राजस्व। और भोग क्या होता था, राजा को कंद मूल, फल, सब्जियां, जो टैक्स के रूप में खाद्य पदार्थ, जो ताज़ा खाद्य पदार्थ पहुंचाए जाते थे उन्हें किस नाम से जानते थे, भोग। तो भोग माने खाना होता है, तो खाने की चीज़ें देंगे तो क्या कहलाएगा, वो भोग। ये भी एक टैक्स का प्रकार है। उदक, ये सिंचाई कर होता था, बहुत सिंपल सा। उदक माने क्या होता है, जल होता है, और उदक सिंचाई कर। ठीक, उसके अलावा उद्रंग और ऊपरी कर, इन दोनों को आपको कनेक्ट रखना है, क्योंकि आप लोग जब इसको अलग कर देंगे तो दिक्कत आएगी। उद्रंग और ऊपरी कर क्या है, मुख्य रूप से जो कृषक हैं उन कृषकों से दो प्रकार के कृषक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो स्थायी कृषक हैं, स्थायी कृषक हैं उनसे तो उद्रंग लिया जाता था, और ऊपरी कर जो अस्थायी कृषक हैं। ठीक है, स्थायी कृषकों से उद्रंग लिया जाता था और जो अस्थायी कृषक होते थे वो ऊपरी कर लिया जाता। तो बताया आपको कि जो स्वतंत्र होते थे, कुटुंबिन होते थे, उनसे तो क्या लेंगे, उद्रंग लेंगे, और जो कीनाश होते थे, जो बटाई का कार्य करते थे, उसको जो उनको जो अनाज प्राप्त होता था उसमें से जो टैक्स बनता था उसे ऊपरी कर के नाम से जाना जाता था। तो उद्रंग और ऊपरी कर ये दोनों भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और लास्ट हम बात करें तो विष्टि का भी जिक्र मिलता है। विष्टि का मतलब बेगार, और विष्टि का जिक्र हम लोग वैदिक काल से ही करते आ रहे हैं। बेगार का मतलब जिस कार्य के बदले में कुछ भी रिवर्स में प्राप्त नहीं होता, रिटर्न में प्राप्त नहीं होता था, वो क्या कहलाती थी, विष्टि कहलाती थी। अर्थात बिना भुगतान किए राजा के द्वारा लोगों से जो श्रम ले लिया जाता था, जो काम करवा लिया जाता था, उसे विष्टि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारा भी हमको देखने को मिल जाता है। और इन सारी बातचीत से ये पता लगता है कि विभिन्न प्रकार के टैक्सेस उस समय लिए जाते थे, और इन टैक्सेस के माध्यम से ही गुप्त काल में जितना भी संभव था शासन व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में, और कला साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल की उन्नति को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत सारा धन्यवाद।